हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी रिंगस। एनसीईआरटी साइंस की अगली सीरीज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी साइंस की लगभग 12-13 सीरीज कंप्लीट करवा दी हैं। अगर आपने उन वीडियो को अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पे भी जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, प्लस आप उन वीडियो से संबंधित आई बटन पे भी विजिट कर सकते हैं। इससे पहले वाला जो मैंने पार्ट रखा था ना, वो अंतःस्रावी तंत्र का पार्ट पहला रखा था, ठीक है ना। आज लगभग 30 मैंने एमसीक्यू लिए हैं। पहले पार्ट में भी मैंने 30 एमसीक्यू लिए थे। तुम इसको यूं समझना, जैसे मैंने पार्ट इसका पहला लिया था ना, उस पार्ट पहले में मैंने मस्तिष्क की 2 ग्रंथियों के बारे में बात किया था। पहली ग्रंथि के बारे में समझाया था मैंने आपको हाइपोथैलेमस के बारे में। पहली बातचीत की थी अपने हाइपोथैलेमस, और दूसरी बातचीत अपन ने की थी पीनियल ग्रंथि के बारे में। जबकि मस्तिष्क में टोटल कितनी ग्रंथियां होती हैं? 3। तो आज उस तीसरी ग्रंथि के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को भी बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। इस शब्द को बार बार एक बार तुम बोलो पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि आगे मैं पीयूष शब्द कम काम में लूंगा और पिट्यूटरी शब्द ज्यादा काम में लूंगा। तो तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए कि पीयूष ही वास्तव में पिट्यूटरी ग्लैंड है। टोटल मैंने 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके सामने पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हैं, ठीक है ना। आज केवल एक ही ग्रंथि ली है मैंने, पिट्यूटरी ग्लैंड। आराम से कॉन्सेप्ट को तुम समझते जाना। अगर मैं एक साथ सारे हार्मोन्स या एक साथ सारी ग्रंथियों का वीडियो अगर आपके सामने बना दूंगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप पीडी दर पीडी या सीडी दर सीडी आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझते जाना, ताकि आपकी बढ़िया से बढ़िया जड़ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो शुरू कर रहा हूं मैं आज की कहानी को। ये मैंने आपके सामने मस्तिष्क का एक इमेज आपके सामने पेश की है। ये वाला जो अपना भाग है ना, ये वाला अपना भाग है अग्र मस्तिष्क। मैं यहां पर पूरी बातचीत केवल और केवल किसकी करूंगा? अग्र मस्तिष्क की करूंगा, ठीक है ना। अग्र मस्तिष्क के यहां पर एक जगह होती है जिसको बोला जाता है हाइपोथैलेमस, और इसी हाइपोथैलेमस को मैंने तुम्हें यहां पर दिखाया है। इसमें देखो, यहां पर ये देखो, ये जो भाग है ना, ये वाला भाग कहलाता है हाइपोथैलेमस। क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस के नीचे गौर करना, यहां पर इस हाइपोथैलेमस के नीचे यहां पर इस प्रकार से एक लटकी हुई संरचना होती है, और इस प्रकार से लटकी हुई संरचना को ही बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, या इस प्रकार से लटकी हुई संरचना को ही मेरे दोस्तों बोला जाता है पीयूष ग्रंथि। एक एक बिंदु को ध्यान से समझते जाना। क्या बोला जाता है? पीयूष ग्रंथि। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस के नीचे वाला जो भाग है वो पीयूष ग्रंथि का भाग है। अब यहां पर तुम जरा गौर करना, इस पीयूष ग्रंथि को मैंने यहां पर 2 भागों में बांटा है। एक नंबर लगा देता हूं यहां पर और दूसरा नंबर लगा देता हूं यहां पर। अर्थात इस पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के भी मेरे दोस्तों कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, पहला और दूसरा। इनके बारे में मैं तुम्हें आगे चर्चा करूंगा कि पहला भाग क्या कहता है और दूसरा भाग क्या कहता है। थोड़ी सी बातें, बेसिक बातें मैं तुम्हें पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित बता देता हूं। एक तो तुम्हारा एग्जामिनर पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि का वजन पूछता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि का वजन है 0.5 ग्राम। एक तो क्वेश्चन यह आया था। एक रेलवे में क्वेश्चन पूछा था कि पीयूष ग्रंथि का व्यास कितना है, तो पीयूष ग्रंथि का व्यास को लेकर अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे तो पीयूष ग्रंथि का व्यास हो जाएगा मेरे दोस्तों लगभग 1.3 सेंटीमीटर। ये वजन हो गया पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन हो गया व्यास को लेकर। 0.5 ग्राम इसका वेट है और 1.3 सेंटीमीटर इसका व्यास या इसका डायमीटर है। अब एक बार क्वेश्चन आया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहां पर स्थित होती है? तो सर, ये जहां पर स्थित होती है ना, उस अस्थि को बोला जाता है स्पेनाइड अस्थि। उस अस्थि को क्या बोला जाता है? स्पेनाइड अस्थि। इसको फिनाइड अस्थि भी बोला जाता है, इसमें एस साइलेंट होता है इसलिए। इस शब्द को एक बार तुम दोहराना, स्पेनाइड अस्थि। एक बार इसको बोलो तुम अपने मन से, स्पेनाइड अस्थि। पीयूष ग्रंथि किस अस्थि में स्थित होती है? स्पेनाइड अस्थि में स्थित होती है। और स्पेनाइड अस्थि के यह जिस गर्त में स्थित होती है, ध्यान देना, स्पेनाइड इस अस्थि के जिस गर्त में स्थित होती है ना, उस गर्त को बोला जाता है सेला टर्सिका।
उस गर्त को मेरे दोस्तों क्या बोला जाता है? सेला टर्सिका। पहला क्वेश्चन पीयूष ग्रंथि का वजन को लेकर 0.5 ग्राम। दूसरा क्वेश्चन पीयूष ग्रंथि का व्यास को लेकर 1.3 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि किस अस्थि के गर्त में स्थित होती है, तो ये तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? स्पेनाइड अस्थि। और चौथा क्वेश्चन ये पूछेगा कि उस गर्त का क्या नाम है, तो गर्त का क्या नाम है? सेला टर्सिका। यहां पर मैंने तुम्हारे सामने 4 क्वेश्चन सेट किए हैं। तुम वजन भी रट लेते हो, तुम व्यास भी रट लेते हो, लेकिन एग्जामिनर अपना दायरा कुछ अलग हटके सेट करता है और वहां पर मेरे दोस्तों तुम कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस अस्थि का नाम बोलकर तुम मुझे बता दो, इस अस्थि का नाम क्या है? स्पेनाइड अस्थि या फिर फिनाइड अस्थि? तो मुझे कमेंट करके बता दो एक बार कि इस अस्थि का नाम तुम्हें याद हुआ कि नहीं। अस्थि का नाम मुझे कमेंट करके बताओ कि सर हमारे याद हो गया, स्पेनाइड अस्थि इसका नाम है। शाबाश, सभी बच्चों ने बताया है। इसके गर्त का भी नाम मुझे बताओ, सेला टर्सिका। तुम कमेंट करो सेला टर्सिका ताकि तुम्हारे याद हो जाए, स्पेनाइड अस्थि और सेला टर्सिका। बिल्कुल बिल्कुल, सभी बच्चों ने सही बताया है। तो इससे संबंधित ये बातें थी। अब चलते हैं अपन आगे। यहां पर ये जो है ना, ये वाला भाग थैलेमस का है और यहां पर पीयूष ग्रंथि को मैंने कुछ अलग ही हाईलाइट किया है। ये जो भाग है ना, यही वाला भाग कौन सा है? पीयूष ग्रंथि का है। दोबारा मैं तुम्हें बता देता हूं कि इस अस्थि का नाम आपने कह दिया। इस अस्थि का नाम क्या है? स्पेनाइड अस्थि। और स्पेनाइड अस्थि के कहां पर स्थित है? यह है सेला टर्सिका में स्थित है। कहां पर स्थित है? सेला टर्सिका में स्थित है। ठीक है ना? यहां तक तो मेरे हिसाब से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब सर आपने ये कहा कि अग्र मस्तिष्क के पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। पीयूष ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। समझते जाना यहां पर एक एक बिंदुओं को। एक पीयूष ग्रंथि का जो भाग होता है ना, उसे बोला जाता है पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग। और दूसरा पीयूष ग्रंथि का जो भाग होता है उसे बोला जाता है पीयूष ग्रंथि का पश्य भाग। लेकिन एग्जामिनर अग्र और पश्य नहीं पूछता, एग्जामिनर तो इनके साइंटिफिक नाम पूछता है। अग्रभाग को बोला जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस। आज देखो ज्यादा इंग्लिश के ज्यादा या साइंस के ज्यादा टर्म्स आएंगे। अग्रभाग को क्या बोला जाता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। और इसका जो पश्य भाग होता है, इस पश्य भाग को मेरे दोस्तों बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। इस पश्य भाग को क्या बोला जाता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। अर्थात पीयूष ग्रंथि का आगे वाला भाग एडिनो हाइपोफाइसिस है और पीयूष ग्रंथि का पीछे वाला भाग न्यूरो हाइपोफाइसिस कहलाता है। एडिनो का मतलब होता है आगे, ऐसे याद कर लो इसको। एडिनो का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या बता दिया अपन ने? आगे। और पीछे वाले भाग को न्यूरो हाइपोफाइसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूरॉन्स का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र और यह तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ा हुआ भाग रहता है, इसलिए इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अग्र मस्तिष्क जो होता है इसका टोटल कितना प्रतिशत भाग होता है? 75% भाग होता है। तो एग्जामिनर ने यह पूछा था कि पीयूष ग्रंथि का सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? उसने अलग अलग कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए थे। तो सर्वाधिक भाग कौन सा हो जाएगा? एडिनो हाइपोफाइसिस। और कितना परसेंट भाग हो जाएगा रे? 75% भाग। इसका मतलब सर अगर 25 से 1% के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आ जाएगा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। इस न्यूरो हाइपोफाइसिस से एग्जामिनर पूछता है कि कितने हार्मोन रिलीज होते हैं? तो न्यूरो हाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। उसमें एक हार्मोन का नाम है वैसोप्रेसिन हार्मोन। एक बार मुझे बोल के बता दो तुम मन ही मन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। और इसी वैसोप्रेसिन हार्मोन को कहा जाता है एडीएच हार्मोन। मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म बाद में बताऊंगा इनकी फुल फॉर्म। इसी से जो दूसरा जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का मेरे दोस्तों नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या नाम है रे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अर्थात एक हो गया ऑक्सीटोसिन और एक हो गया वैसोप्रेसिन हार्मोन। इसी ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम है पेटोसिन हार्मोन। क्या नाम है? पेटोसिन हार्मोन। एग्जामिनर ने यहां से यह क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का संबंध पीयूष ग्रंथि के किस भाग से है? तो यहां पर उसने आंसर क्या दे रखा था? न्यूरो हाइपोफाइसिस।
उसने अग्र और पश्य भी नहीं दे रखा था, उसने तो न्यूरो और एडिनो हाइपोफाइसिस के हिसाब से आंसर सेट कर रखा था। अग्र भाग से टोटल 6 हार्मोन रिलीज होते हैं सर। कितने हार्मोन रिलीज होते हैं? 6 हार्मोन। उन 6 हार्मोनों का मैं शॉर्ट नाम तुम्हारे सामने लिख देता हूं। उसमें एक का नाम है जीएच या ग्रोथ हार्मोन, उसमें दूसरे का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसमें तीसरे का नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और उसमें एक का नाम है एसीटीएच एडिनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। टोटल कितने हार्मोन हो गए? ये 4 हार्मोन हो गए, अर्थात बच्चे कितने हैं? 2। अब यहां पर एक हार्मोन और निकलता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। समझते जाना मेरे दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट मामला आएगा, लेकिन अपन एक एक जड़ को समझेंगे, अपन इसको छोड़ेंगे नहीं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन से भी यहां पर 2 हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन का नाम है एफएसएच फोलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अर्थात एफएसएच और एलएच हार्मोन किस श्रेणी के हार्मोन है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन श्रेणी के हार्मोन है। तो 4 तो टोटल ये हो गए, 5वां हो गया एफएसएच और एलएच हो गया 6वें नंबर का। तो टोटल 6 हार्मोन कहां से स्रावित हुए? एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित हुए। अर्थात 75% वाले भाग से टोटल 6 हार्मोन स्रावित हुए। अब इनकी फुल फॉर्म अपन एक एक हार्मोन को समझते भी जाते हैं और इनकी फुल फॉर्म भी अपन देखते जाते हैं। अगर तुम इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो तुम इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शाबाश। तो शुरू कर रहे हैं पीयूष ग्रंथि का पहला क्वेश्चन। सभी दोस्तों से उम्मीद है कि आप लोग फटाफट इसका आंसर दे दोगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पीयूष ग्रंथि का मानव में व्यास तथा वजन क्रम से कितना है? फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है सर। ध्यान देना शब्दों पर, पहले व्यास पूछा है और फिर वजन पूछा है। तो व्यास का संबंध तो किस डायमीटर किस में नापा जाएगा? सेंटीमीटर। और वजन अगले ने किस में बता रखा है? ग्राम। तो ग्राम और सेंटीमीटर वाला ऑप्शन देख लो। अब व्यास कितने हैं? 1.3 सेंटीमीटर और वजन कितना है? 0.5 ग्राम। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा बी। करीब करीब सभी मेरे दोस्तों ने सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन मैंने एक साथ लिया है ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो मुझे पहले दूसरा क्वेश्चन का आंसर बता दो। मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? यह क्वेश्चन पूछा गया था सर रेलवे में, इसलिए मैंने एज इट इज यहां से क्वेश्चन उठाया है। मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे। पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? दूसरे का शाबाश। पीयूष ग्रंथि जिस अस्थि में स्थित होती है, जिस अस्थि के अंदर स्थित होती है, उस अस्थि का नाम क्या है? फिनाइड अस्थि। इसमें एस साइलेंट रहता है, तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन फिर कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में डाला गया, किस अस्थि की सेला ट्रसिका में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है? तो भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेनाइड अस्थि। अर्थात इस स्पेनाइड अस्थि की ही एक गर्त है और उस गर्त का क्या नाम है? सेला ट्रसिका। और उस सेला ट्रसिका में मेरे दोस्तों कौन सी ग्रंथि स्थित है? पीयूष ग्रंथि स्थित है। तो मेरे हिसाब से पीयूष ग्रंथि के वजन, व्यास और स्थिति को लेकर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो। पीयूष ग्रंथि के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक अग्रभाग और एक पश्य भाग, जिसको एंडोक्राइनोलॉजी में क्रमशः कहा जाता है। फटाफट कमेंट करो मेरे दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा। वेरी गुड। थोड़ा सा इंग्लिश का टर्म्स है, देखो अग्रभाग को बोला जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, अर्थात पहले क्या लगेगा? एडिनो। और पश्य भाग के पहले क्या लगेगा? न्यूरो, अर्थात न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस ये तो नहीं आ सकता क्योंकि इसने कर्म से की बात की है।
सॉरी, यहां पर इसने किसकी बात की है, क्रमशः की बात की, तो पहले अग्रभाग देखना है। तो अग्रभाग को आपने क्या कहा, एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा आपने क्या कहा, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। जो भी बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो रीट के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी लेवल के क्वेश्चन आपके रीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन मैंने उठाया है लैब असिस्टेंट से, जो लैब असिस्टेंट के एग्जाम थे ना, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन लिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग, अग्रभाग का मतलब एडिनोहाइपोफाइसिस कितना प्रतिशत भाग बनाता है, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। शाबाश, सभी लाडलू ने सही उत्तर दिया है। कितना प्रतिशत भाग बनाता है, 75% भाग। और अगर तुम्हें पूछे कि पस्य भाग कितना प्रतिशत भाग बनाता है, तो 25% भाग। दोबारा समझा देता हूं, पस्य भाग से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, 2 हार्मोन, और अग्रभाग से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, 6 हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस हार्मोन का संबंध पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग यानी एडिनोहाइपोफाइसिस से नहीं है? फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे बच्चों। अंकित गलत कर रहे हो बेटा जी, सही उत्तर दो ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? एग्जामिनर ने पूछा है अग्रभाग से संबंधित, तो अग्रभाग से संबंधित टोटल कितने हार्मोन थे, 6 हार्मोन थे, ठीक है ना। कितने हार्मोन नहीं थे, 2 हार्मोन नहीं थे। कौन कौन से नहीं थे 2 हार्मोन? एक का नाम था वैसोप्रेसिन हार्मोन, ये मैंने तुम्हें बताया कि नहीं बताया, और एक का नाम था ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में उसको आउट कर दो। वृद्धि हार्मोन तो अग्र से निकलता है, फुट्टी का प्रेरक भी निकलता है, इसको FSH बोला जाता है, ठीक है ना। और ल्यूटिनाइजिंग भी निकलेगा, जिसको LH अपन ने कहा था। लेकिन वैसोप्रेसिन हार्मोन का संबंध इसके अग्रभाग से नहीं है। छठवें का राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र अवस्था में काम करती है? फिर ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट का मैंने उठाया है, लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे, अगर तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, नहीं तो मैं तुम्हें बताऊंगा। पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र अवस्था में कार्य करती है? नहीं, बच्चे का सही नहीं है, 1-2 बच्चों के अलावा किसी का सही नहीं है। पीयूष शब्दों को समझो तुम, पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र अवस्था में काम करती है, इसका मतलब यह है कि पीयूष ग्रंथि ऐसी कौन सी नीचे वाले में ग्रंथि है जिसका कंट्रोल पीयूष ग्रंथि नहीं करती है। इसका मतलब ज्यादातर है ना, पीयूष ग्रंथि 4 ग्रंथियों पर मेजर कंट्रोल करती है, 4 ग्रंथियों पर यह पूरे तरीके से क्या करती है, कंट्रोल करती है। उनमें से पहली ग्रंथि का नाम है वर्षण, उनमें से दूसरी ग्रंथि का नाम है अंडाशय, उसमें तीसरी ग्रंथि का नाम है थायराइड, और उसमें चौथी ग्रंथि का नाम है एड्रिनल या अधिवक्र। इन चारों ग्रंथियों पे सबसे ज्यादा नियंत्रण किस ग्रंथि का रहता है? पीयूष ग्रंथि का ही रहता है। अप्रत्यक्ष रूप से तो पीयूष ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण सभी पर होता है, लेकिन मेजर रूप से इन चारों को यह प्रभावित करती है। तो थाइमस ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात थाइमस ग्रंथि के थाइमोसिन हार्मोन पर ज्यादा कोई कंट्रोल पीयूष ग्रंथि का नहीं होता, ठीक है ना। तो 7th का राइट आंसर हो जाएगा ए। 4 ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है ना, इसीलिए तो इसे बोला जाता है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड इसलिए तो बोला जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देखो, अब पीयूष ग्रंथि का पहले हार्मोन पर अपन चर्चा कर रहे हैं, और उस पहले हार्मोन का नाम है वृद्धि हार्मोन, और यह इसे ही अपन ने कह दिया ग्रोथ हार्मोन। इससे संबंधित मैंने आगे 3 से 4 क्वेश्चन लिए हैं। यहां पर एक तो ध्यान रखना, यह भी तुम्हारा एग्जामिनर पूछता है कि यह अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वृद्धि हार्मोन का नाम है STH हार्मोन। यह पीयूष ग्रंथि का पहला हार्मोन है, इसे HTH हार्मोन भी कहते हैं। तो एक तो एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि STH हार्मोन के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है? वृद्धि हार्मोन। अब यहां पर देखो, S का मतलब होता है सोमेटो, और यहां पर T का मतलब होता है ट्रोफिक। T का मतलब क्या होता है? ट्रोफिक।
सोमेटो का मतलब होता है शरीर, जिसे अपन ने क्या कह दिया, बॉडी। बॉडी का मतलब यहां पर क्या है मेरे दोस्तों, शरीर। और यहां पर ट्रोफिक का मतलब है इस बॉडी का इंक्रीजमेंट होना, यानी इस बॉडी का बढ़ना। तो बॉडी के बढ़ने से संबंधित ही ग्रोथ का टर्म्स है, और बॉडी के बढ़ने से संबंधित ही सोमेटो का टर्म्स है। तो एक बार तो क्वेश्चन यहां से यह भी पूछा था कि वृद्धि हार्मोन को सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, तो बताओ इसमें सोमेटो शब्द का अर्थ क्या है, तो आंसर क्या आता है इसमें, शरीर या बॉडी। अब ये सर इतना अपने को समझ में आ गया कि सर इसका मेजर एक ही कार्य होगा, और वो इसका क्या कार्य होगा कि शरीर की वृद्धि करना। शरीर की क्या करना, शरीर की वृद्धि करना। अर्थात शरीर की वृद्धि करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, वृद्धि हार्मोन, या कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, एसटीएच हार्मोन। किसी भी हार्मोन से संबंधित तुम्हें दो बातें ध्यान करनी है, हार्मोन का अतिस्रावण भी खतरनाक है और हार्मोन का अल्पस्रावण भी खतरनाक है। अर्थात हार्मोन के अल्पस्रावण से भी रोग होते हैं, अल्पस्रावण से भी क्या होते हैं, रोग होते हैं। अल्पस्रावण का मतलब होता है कम, और हार्मोन के अतिस्रावण से भी रोग होते हैं। अतिस्रावण से भी क्या होते हैं, रोग होते हैं। अतिस्रावण का मतलब है ज्यादा बढ़ना और अल्पस्रावण का मतलब है घटना। अल्पस्रावण से मतलब भी तुम्हें दो अवधारणाएं समझनी है, और अतिस्रावण से संबंधित भी मेरे दोस्तों तुम्हें दो अवधारणाएं समझनी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम इसको ध्यान से समझते चलना। अल्पस्रावण से तुम्हारा एग्जामिनर पूछता है कि अल्पस्रावण से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो बच्चों में जो रोग होता है ना, वो रोग होता है बोनापन। बच्चों में कौन सा रोग होता है, बोनापन। तो बताओ बोनेपन के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है, तो आंसर यहां पर क्या निकल कर आता है, पीयूष ग्रंथि। लेकिन अगर यही बात अगर वयस्क में अगर इसका अल्पस्रावण हो जाए, तो वयस्क में जो रोग इसकी कमी से होता है ना दोस्तों, उसे बोला जाता है सिमंड रोग। क्या बोला जाता है उसे, सिमंड रोग। तो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है कि वृद्धि हार्मोन के अल्पस्रावण से वयस्क में कौन सा रोग हुआ, तो सिमंड रोग। बच्चों में कौन सा रोग हुआ, तो बोनापन। और मैं तुम्हें बता दूं इसी बोनेपन को बोला जाता है ड्वार्फिज्म। ये इसका साइंटिफिक नेम है, इसे क्या बोला जाता है, ड्वार्फिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यही नाम आता है। सिमंड रोग में तुम ये ध्यान दे रहे होंगे कि सर जब पूरा वयस्क बन गया तो इसका अल्पस्रावण होता क्या है, सर पूरा वयस्क तो बन जाता है, लेकिन बाद में जाकर इसमें जो उत्तक होते हैं ना, उत्तक, ये उत्तक थोड़े थोड़े क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। और उत्तक नष्ट होने की वजह से ही आदमी वृद्ध वह कैसा नजर आने लगता है, कमजोर नजर आने लगता है। तो उस उत्तकों का नष्ट होना और वृद्ध या कमजोर मनुष्य का दिखना किस बीमारी की पहचान है, सिमंड रोग की पहचान है। अतिस्रावण से भी दो रोग होते हैं मेरे दोस्तों। अतिस्रावण से भी एक तो बच्चों में रोग होता है, और दूसरा जो रोग होता है ना अतिस्रावण से, वो किस में रोग होता है, वयस्क में रोग होता है। समझते जाना तुम एक एक को, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन बढ़िया है तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बच्चों में जो रोग होता है ना अतिस्रावण से, जिसे बोला जाता है महाकायिकता रोग। क्या बोला जाता है, महाकायिकता रोग। लेकिन महाकायिकता रोग नहीं आता, इसे साइंस में बोला जाता है गैगिंटिज्म रोग, गैगिंटिज्म डिजीज या गैगिंटिज्म रोग। और वयस्क में जो, ध्यान देना यहां पर, वयस्क में जो रोग होता है, उस वयस्क में रोग होने वाले को बोला जाता है एक्रोमिगेली रोग। क्या बोला जाता है, एक्रोमिगेली रोग। आपने कभी कभी किसी व्यक्ति को देखा होगा, उस व्यक्ति के पीठ में एक कुबड़ निकला हुआ रहता है, तो व्यक्ति में कुबड़ का निकलना, जिसे कुबड़ा आदमी कहते हैं, ये कुबड़ा आदमी ही वास्तव में क्या कहलाता है, एक्रोमिगेली रोग कहलाता है। तो ये सारी बातें हैं ना मेरे दोस्तों, किससे संबंधित हैं, वृद्धि हार्मोन से संबंधित है। मैं चाहूंगा तुमसे एक बार तुम इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। शाबाश।
तो वृद्धि हार्मोन को क्या कहा? एसटीएच हार्मोन। एस का मतलब सोमेटो या बॉडी या शरीर, ट्रोफी का मतलब इंक्रीज, कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि करना। अल्प श्रावण से बच्चों में बोनापन या द्वार्फिज्म, वयस्क में सीमेंट जिसमें उत्तक नष्ट हो जाते हैं, वृद्ध या कमजोर आदमी नजर आने लगता है, बच्चों में महाकाकता या गैगिटेजियम और वयस्क में एक्रोमीगेली। इसको तुम यूं समझना, इसमें मैं तुम्हें समझा देता हूं वास्तव में किस प्रकार से ये सारी बीमारी होती है। ये वाली पहली इमेज है, ये वाली दूसरी इमेज है और ये वाली तीसरी इमेज है। दूसरी जो इमेज है ना, इसमें बिल्कुल नॉर्मल है, अर्थात इसमें ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल भी ना तो बढ़ा है ना घटा है। लेकिन इसमें जो जीएच हार्मोन है ना, इसमें जीएच हार्मोन की वृद्धि हुई है और यहां पर जो जीएच हार्मोन है उसकी क्या हुई है? कमी हुई है। यहां पर जो जीएच हार्मोन की वृद्धि हुई है, ये वृद्धि कोई अपने इस वृद्धि को अपन ने बच्चों में तो क्या कह दिया था? इस वृद्धि को हमने बच्चों में कह दिया था बोनापन। क्या कह दिया था? बोनापन। और इसी वृद्धि को हमने वयस्क में मेरे दोस्तों किस नाम से पुकारा था? मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने तुम्हें अभी बताया, सॉरी, बच्चों में जो रोग होगा ये तो बोनापन नहीं है, बच्चों में जो रोग होगा वो कौन है? महाकायिकता। और वयस्क में ये कहलाएगा एक्रोमीगेली। तो ये जो पेशेंट मैंने आपको दिखाया है ना, ये एक्रोमीगेली का ही है। लेकिन अगर यहां पर अगर ये जीएच हार्मोन कम होगा तो बच्चों में जो रोग होगा वो होगा बोनापन, और यहां पर वयस्क में उत्तक नष्ट होंगे जिसे बोला जाता है सिमंड। क्या बोला जाता है रे? सिमंड। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं ग्रोथ हार्मोन का पहला क्वेश्चन, फटाफट कमेंट कर दो। ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन अन्य किस नाम से जाना जाता है? फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे। 8वां क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए, बी, सी या डी? शाबाश। ग्रोथ हार्मोन अन्य किस नाम से जाना जाता है? सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। और इसमें अगर तुम्हें पूछे कि सोमेटो का मतलब तो क्या है, तो सोमेटो का मतलब तो क्या होता है? बॉडी। और अगर तुम्हें पूछे कि ट्रोफिक का मतलब क्या है, तो यहां पर ट्रोफिक का मतलब क्या होता है? इंक्रीज या बढ़ना। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा बी। वृद्धि हार्मोन या एसटीएच की कमी या अल्प श्रावण से बच्चों में होने वाला कौन सा रोग है? फटाफट कमेंट कर दो मुझे। फटाफट कमेंट कर दो, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। पूनिया जी ऑप्शन पे तो ध्यान दो, अंकिता ऑप्शन पे ध्यान दो। इनमें से कोई नहीं कैसे आ जाएगा? शाबाश, कुछ बच्चों ने सही अल्प श्रावण से मुझे तुम बताओ, अल्प श्रावण से कौन सा रोग होता था बच्चों में? बोनापन। तो बोनापन यहां पर ऑप्शन में है क्या? नहीं है। लेकिन देखो तो सही, बोनापन को दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है? साइंस में बोनापन को बोला जाता है ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म तो है यहां पर डॉर्फिज्म। तो 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कुछ बच्चों ने कहा कि सर बोनापन नहीं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन कर देते हैं। नहीं रे, इनमें से कोई नहीं आएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन फटाफट, अब गलत मत करना। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फटाफट कमेंट कर दो, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, अब कोई गलत नहीं करेगा। 10th का राइट आंसर फटाफट कमेंट करके बता दो। शाबाश। देखो, बोनापन वृद्धि हार्मोन का अल्प श्रावण, महाकायिकता वृद्धि हार्मोन का अतिश्रावण, सिमंड रोग वयस्क में वृद्धि हार्मोन का अल्प श्रावण, और एक्रोमीगेली बच्चों में वृद्धि हार्मोन का अतिश्रावण। एक चीज मुझे पकड़ में आ गई कि एक्रोमीगेली कभी भी बच्चों में नहीं होता रे। एक्रोमीगेली किसमें होता है? वयस्क में होता है। हां, कारण इसका अतिश्रावणी है, लेकिन वास्तव में होता किसमें है? वयस्क में होता है। तो 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1-2 बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, बाकी सारे बच्चों ने गलत किया है। ऐसी गलती मत करना तुम, ठीक है ना? कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन डालता है वो। अगला क्वेश्चन देखो, वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोफिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सोमेटो शब्द का अर्थ क्या? फटाफट बता दो, 3-4 बार रिपीट कर दिया मैंने तुम्हारे सामने। जिसमें सोमेटो शब्द का अर्थ क्या है?
शाबाश। सोमेटो शब्द का मतलब क्या है? बॉडी। और अगर तुम्हें पूछे ट्रोफिन का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना ट्रोफिन का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? इंक्रीज या बढ़ना। समझ में आ गई ना बात। एक चीज मैं तुम्हें और बता देता हूं, क्वेश्चन आया था कि लीवर जो है ना, लीवर को लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है? तो ध्यान रख लेना, लीवर को लैटिन भाषा में बोला जाता है हिपीट। क्या बोला जाता है? हिपीट। और इसी से लीवर का अध्ययन बोला जाता है हेपेटोलॉजी। इसका अध्ययन क्या बोला जाता है? हेपेटोलॉजी। जैसे मान लो सेल्स है, तो सेल्स को लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है? साइटो। हमेशा अध्ययन लैटिन भाषा से बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि लैटिन भाषा एक मर्त भाषा है जिसके शब्दों का मीनिंग कभी भी नहीं बदलता। इसके बारे में मैं तुम्हें अलग से लेक्चर बना दूंगा, भाषाओं के बारे में, विज्ञान की भाषाओं के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो। अब जो दूसरा जो हार्मोन जो अपन चर्चा में ला रहे हैं ना, उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या नाम है उस हार्मोन का? प्रोलैक्टिन हार्मोन। चर्चा कर लेते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन की थोड़ी सी। प्रोलैक्टिन हार्मोन को कहा जाता है एलटीएच हार्मोन। क्या कहा जाता है? एलटीएच हार्मोन। एलटीएच हार्मोन में एल का मतलब होता है लैक्टोजेनिक। एल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? लैक्टोजेनिक। यहां पर टी का मतलब होता है ट्रोफिक, और यहां पर एच का मतलब होता है हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन एक ही बात है, लेकिन इसका एक नाम और दे रखा है। और एनसीईआरटी में इसे बोला जाता है मेमोट्रोफिक हार्मोन। मेमोट्रोफिक हार्मोन, ध्यान देना यहां पर, मेमोट्रोफिक हार्मोन। ये सारे नाम किसके हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन के हैं। प्रोलैक्ट कहो या लैक्टो कहो, इन दोनों ही भाषाओं का संबंध केवल और केवल किससे है? दूध से है। अर्थात ये हार्मोन कहीं ना कहीं किससे संबंध रखता है? दूध से संबंध रखता है। आखिर ये दूध से संबंध कैसे रखता है? तो अपन बात करते हैं इसके बारे में एक दो इंफॉर्मेशन। एक बार तो क्वेश्चन ये पूछा था कि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो ये जिन कोशिकाओं से स्रावित होता है ना, उन कोशिकाओं को बोल देता है लैक्टोट्रॉफी सेल्स। किन कोशिकाओं से स्रावित होता है? लैक्टोट्रॉफी कोशिकाओं से स्रावित होता है। कौन स्रावित होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। आगे की इंफॉर्मेशन क्या है? आगे 3-4 एक अपने को इसके कार्य याद करने हैं। पहला क्या कार्य है? पहला इसका यह कार्य है कि जो गर्भावस्था होती है ना, तो गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि करना निम्नलिखित में से किस हार्मोन का कार्य है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन आ जाएगा। दूसरा इसका क्या कार्य है? यह दुग्ध के, ध्यान देना यहां पर, यह दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है। यह दुग्ध के स्राव को क्या करता है मेरे दोस्तों? प्रेरित करता है। तो दुग्ध के स्राव को प्रेरित करना भी किसका कार्य है? प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य है। ये दुग्ध के स्राव को प्रेरित करने की वजह से ही इसे बोला जाता है दुग्धजनक हार्मोन। इसे क्या बोला जाता है? दुग्धजनक हार्मोन। और दुग्धजनक हार्मोन का दूसरा नाम है मदर हार्मोन। क्या नाम है? मदर हार्मोन। तो दुग्धजनक हार्मोन, मदर हार्मोन, यहां पर ये दोनों बातें किससे संबंधित हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन से संबंधित हैं। कभी कभी एक दो क्वेश्चन इसके बनते हैं, बाकी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। बस एक क्वेश्चन ये आया था कि पीयूष ग्रंथि के किस हार्मोन का संबंध लैक्टोट्रोफी कोशिकाओं से है? तो ध्यान रखना, उसमें आंसर लैक्टोजेनिक नहीं दे रखा था, उसमें आंसर दे रहा था मेमोट्रोफिक हार्मोन। ये जो मेमो होता है ना, मेमो, इस मेमो का मतलब होता है चेस्ट। इस मेमो का मतलब क्या होता है? चेस्ट, या इसका मतलब क्या हो जाएगा? छाती, या अपन इसे क्या बोल सकते हैं? वक्ष। इसे अपन क्या बोल सकते हैं? वक्ष भी बोल सकते हैं। इसीलिए तो जो छाती की जांच होती है ना, उसे मेमोग्राफी कहते हैं। मेमो भी लैटिन भाषा का एक शब्द है। तो स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो ले लो। बाकी शुरू करते हैं अपन प्रोलैक्टिन हार्मोन से संबंधित पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक उपनाम प्रोलैक्टिन हार्मोन का नहीं है? फटाफट कमेंट करके बता दो मेरे दोस्तों, प्रोलैक्टिन हार्मोन का उपनाम कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है लैक्टोजेनिक ट्रोफिक हार्मोन, मदर हार्मोन, मेमोट्रोपी हार्मोन और दूध निष्कासन हार्मोन। फटाफट कमेंट करो।
ध्यान दो इधर, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लैक्टोजेनिक ट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं, LTH, सॉरी जिसे क्या बोला जाता है, LTH। मदर हार्मोन भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। मेमोट्रोफी भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन दूध निष्कासन का हार्मोन इसे नहीं कहते। मैं तुम्हें आगे चर्चा करूंगा, बाकी यहां पर बता देता हूं कि दुग्ध निष्कासन का हार्मोन किसे कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहते हैं। तुम यहां पर दो शब्दों में मेरे शब्दों को समझना, एक तो होता है दूध का संश्लेषण, एक तो होता है दूध का संश्लेषण और एक होता है दूध का निष्कासन। दो अलग अलग शब्द हैं। ये जैसे मान लो कोई स्तन ग्रंथि है, इस स्तन ग्रंथि में दुग्ध निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, इस स्तन ग्रंथि में दुग्ध निर्माण की दुग्ध निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया तो कहलाती है दुग्ध संश्लेषण। और निर्माण के बाद में जो दुग्ध बाहर आता है, ये दूध बाहर आता है ना, उस बाहर आने को यहां पर बायोलॉजी में बोला जाता है निष्कासन। तो निष्कासन करने का काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और इसको बनाने का काम करता है मेरे दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो दूध संश्लेषण का हार्मोन भी कौन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के जो इंजेक्शन दिए जाते हैं ना गाय और भैंसों में, वो कोई दूध को बनाते नहीं है, वो तो बने हुए दूध को उसकी स्तन कोशिकाओं से बाहर निकालते हैं। तो शब्दों को समझना, दुग्ध निष्कासन का मतलब होता है दूध को, बने हुए दूध को बाहर निकालना, और दुग्ध संश्लेषण का मतलब होता है दूध के बनने की प्रक्रिया। दोनों बातें अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक कार्य लैक्टोजेनिक हार्मोन से संबंधित नहीं है? 13वें का राइट आंसर फटाफट कमेंट करके बता दो। लैक्टोजेनिक हार्मोन से संबंधित नहीं है, दूध का संश्लेषण करता है, गर्भावस्था के दौरान स्तनों में वृद्धि करता है, शरीर में जल का संरक्षण बिल्कुल नहीं करता, दूध स्राव को बढ़ाता है, शरीर में जल का संरक्षण करने का काम तो करता है सर वैसोप्रेसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन करता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन, जिसे दूसरी भाषा में ADH हार्मोन भी कहते हैं। तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा C। अब अपनी बातचीत कर रहे हैं गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, जिसे GTH हार्मोन भी कहते हैं। ये GTH हार्मोन मेरे दोस्तों कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। GTH हार्मोन में जो इसका पहला प्रकार है ना, वो पहला प्रकार है FSH, और इसका जो दूसरा प्रकार है ना, वो दूसरा प्रकार है LH। FSH में F का मतलब है फोलिशाइल, FSH में H का मतलब फोलिशाइन, S का मतलब है स्टिमुलेटिंग, और यहां पर H का मतलब है हार्मोन। पीयूष ग्रंथि के ज्यादातर हार्मोन में स्टिमुलेटिंग शब्द लगता है। और LH का मतलब है यहां पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन शब्दों को समझना, थोड़े से इंग्लिश के शब्द आ जाएंगे ज्यादा। FSH हार्मोन का क्या कार्य है? एक कार्य तो यह है कि पुरुषों में यह शुक्राणु का निर्माण करता है, पुरुषों में यह शुक्राणु का क्या करता है? निर्माण करता है। और दूसरा इसका यह कार्य है कि महिलाओं में यह अंडाणु का क्या करता है? निर्माण करता है। पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण और महिलाओं में अंडाणु का निर्माण पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन करता है? FSH हार्मोन करता है। LH हार्मोन क्या करता है? शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण की बाद की जो प्रक्रिया आती है ना, उसे बोला जाता है अंडोत्सर्ग हार्मोन। तो अंडोत्सर्ग हार्मोन किसे कहते हैं? LH हार्मोन को कहते हैं, क्योंकि अंडोत्सर्ग को बढ़ावा कौन देता है? LH हार्मोन ही देता है। जब गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती है ना, तो वो अंडोत्सर्ग को नहीं बनने देती। अर्थात अगर तुम्हारा एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन बना लेता है कि गर्भ निरोधक गोलियां, ध्यान देना यहां पर, गर्भ निरोधक गोलियां किस हार्मोन को प्रभावित करती हैं, तब भी आंसर क्या आता है? LH हार्मोन। अर्थात जनन प्रक्रिया में पहला काम रहता है FSH का और दूसरा काम रहता है LH हार्मोन का। एक क्वेश्चन का तुम और ध्यान रखना, यह पुरुषों से एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन या इसे बोला जाता है एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण भी कौन करता है? LH हार्मोन ही करता है। अब इसका पहला क्वेश्चन देखो, तुम फटाफट कमेंट करके बता दो 14 का राइट आंसर। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन या GTH हार्मोन जो नर और मादा में वृषण व अंडाशय को उत्तेजित करता है, मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? फटाफट कमेंट कर दो।
शाबाश, सभी का सही है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अगला क्वेश्चन देखो, FSH है, बताओ ABCD, शाबाश, करीब करीब बच्चों ने सही दिया है। F का मतलब होता है फोलिसाइल, S का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग, H का मतलब होता है हार्मोन, और इसे ही बोला जाता है पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। इसे क्या बोला जाता है? पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा एक कार्य फोलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अर्थात किसके बारे में बात कर रहा है? FSH से संबंधित है। फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे, इजी सा क्वेश्चन है सर। दूध का संश्लेषण, गर्भावस्था के दौरान स्तनों की वृद्धि करना, अंडाणु व शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करना, दूध स्राव को बढ़ाना। वेरी गुड। FSH का क्या कार्य है? अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण को क्या करना? प्रेरित करना। अर्थात अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण को कौन प्रेरित करता है? FSH हार्मोन प्रेरित करता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी। लुटिनाइजिंग हार्मोन अन्य किस नाम से जाना जाता है? फटाफट कमेंट कर दो, देखिए ABCD। मैं बता देता हूं इधर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। तुम इसको ऑप्शन में काट के भी कर सकते थे। पुट्टिका प्रेरक इसे नहीं जाना जाता क्योंकि उसका दूसरा प्रकार है। थायराइड का कोई संबंध नहीं है, तो अपना बच्चा ही कौन सा है? अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन है। और उपरोक्त सभी तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि ये तो 2 हार्मोन तो दे ही रखे हैं अलग। अब ये करता क्या है, ध्यान रखना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वर्षण की एक कोशिका से संबंध रखता है, और वर्षण की किस कोशिका से संबंध रखता है? अंतराली कोशिका से। इसके समझ लेना तुम, वर्षण की अंतराली कोशिका से यह एक हार्मोन का स्रावण करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जिसका क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का यह क्या करता है? श्रावण करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण किससे करता है? अंतराली कोशिका से। तो अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन, इसीलिए इसे बोला जाता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा हार्मोन नर में एंड्रोजन और मादा में प्रोजेस्टेरोन के श्रावण को प्रेरित करता है? फटाफट कमेंट करके बता दो, फटाफट कमेंट करके बता दो। शाबाश। एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों के श्रावण को कौन प्रेरित करेगा? LH हार्मोन प्रेरित करेगा। निम्न में से किस हार्मोन का संबंध गर्भ निरोधक गोलियां बनने, किस हार्मोन को गर्भ निरोधक गोलियां बनने से रोकती हैं? फटाफट कमेंट करके बता दो। सभी बच्चों ने करीब करीब सही दिया है। किसको रोकती हैं? LH को। L का मतलब क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग। किसको रोकती हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। क्यों सर इसी को क्यों रोकती हैं? क्योंकि यही किसको प्रेरित करता है? अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। तो गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ग को प्रेरित नहीं होने देती। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और बता देता हूं, गर्भ निरोधक गोलियों की खोज एक बार रेलवे की एग्जाम में पूछा था। तो गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पिनकस नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब ध्यान देना, अब जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है ना, अगला हार्मोन जिसका नाम है MSH हार्मोन। क्या नाम है जिसका? MSH हार्मोन। आखिर ये हार्मोन है क्या और ये इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन क्यों है? इसे बोला जाता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक का ध्यान रखना, इसका एक उपनाम भी है और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है इंटरमिडीन हार्मोन। इंटरमिडीन हार्मोन। तो इंटरमिडीन हार्मोन निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो आंसर क्या करोगे? MSH हार्मोन। क्यों कहते हैं इंटरमिडीन हार्मोन? इसलिए कहते हैं क्योंकि MSH हार्मोन का जो श्रावण है ना, वो किन कोशिकाओं से होता है? इंटरमीडिया कोशिकाओं से होता है। ठीक है ना। तो इंटरमीडिया कोशिकाओं से स्रावित होने की वजह से इसे बोला जाता है इंटरमिडीन हार्मोन। इस इंटरमिडीन हार्मोन का संबंध केवल और केवल किससे है? त्वचा से है। तो तुम्हारा एग्जामिनर क्या पूछता है कि त्वचा में तिल व चिकटों के लिए, ध्यान देना, तिल व चिकटों के लिए
कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो तिल व चित्तों के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एमएसएच हार्मोन जिम्मेदार है। ये दो क्वेश्चन तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने हैं। इसकी एक अवधारणा मैं तुम्हें बता देता हूं। ये जो है ना एमएसएच हार्मोन, ये एमएसएच हार्मोन वास्तव में करता क्या है? ये एमएसएच हार्मोन करता क्या है? यह जो रंगा कोशिकाएं आती है ना, रंगा कोशिकाएं मतलब रंग देने वाली कोशिकाएं, तो रंगा कोशिकाओं में समझ लेना, यहां पर रंगा कोशिकाओं में जो मेलानिन आता है, मेलानिन का मतलब जो त्वचा है, मेलानिन के कणों को, मेलानिन के कणों को यह क्या करता है? फैलाता है। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आया हुआ है ये क्वेश्चन कि रंगा कोशिकाओं में मेलानिन के कणों को फैलाने का काम निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन करता है? एमएसएच हार्मोन करता है। और फैलाने की वजह से ही थोड़ा सा जो कलर है ना, ये कलर थोड़ा सा क्या कर देता है? यह गहरा कर देता है, या कलर कैसा कर देता है? डार्क कर देता है। तो ये काम कौन करता है? एमएसएच हार्मोन करता है। लेकिन इन रंगा कोशिकाओं में मेलानिन के कणों को केंद्रित करने का काम पीनियल ग्रंथि का एक हार्मोन करता है, और उस हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। तो यही तो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट किया था एक बार कि कौन सा हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन के विपरीत काम करता है? तो एमएसएच हार्मोन। क्यों? क्योंकि यह उन रंगा कोशिकाओं को क्या करता है? केंद्रित करता है, और केंद्रित करने से जो रंग आता है ना, वो कौन सा आता है? लाइट आता है। तो ये सारी बातें हैं एमएसएच हार्मोन से संबंधित। 20वां क्वेश्चन का आंसर फटाफट मुझे तुम दे दो। एमएसएच या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य एमएसएच का पूछा है तो रंगा कोशिकाओं में मेलानिन के कणों को फैलाना ही तो है सर, केंद्रित करना थोड़ा ही है। क्योंकि केंद्रित करना तो पीनियल ग्रंथि के किस हार्मोन का काम है? मेलेटोनिन हार्मोन का काम है। किस हार्मोन का काम है? मेलेटोनिन हार्मोन का काम है। मेलेटोनिन हार्मोन मतलब किस ग्रंथि का काम है केंद्रित करना? पीनियल ग्रंथि का काम है। मेलानिन अलग होता है बच्चे, और मेलाटोनिन अलग होता है। अपनी जो त्वचा है ना, ये मेलानिन है, ठीक है ना। अगर मेलानिन ज्यादा बन जाता है त्वचा में तो कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, अगर मेलानिन कम बनता है तो कलर थोड़ा सा फेयर रहता है। इसी प्रकार बालों में भी मेलानिन पाया जाता है। अगर मेलानिन ज्यादा है तो बाल ज्यादा काले हैं, और अगर मेलानिन कम है तो बाल थोड़े से लाल दिखाई देने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। उभयचरों में त्वचा के रंग को गहरा, ध्यान देना यहां पर, गहरा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? शाबाश, गहरा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? एमएसएच हार्मोन। और यहां पर अगर ऐसे आ जाए कि त्वचा के रंग को हल्का करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो फिर अगर पीनियल ग्रंथि की बात करती तो यहां पर आंसर क्या आ जाता? मेलाटोनिन हार्मोन। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखो तुम, निम्न में से कौन सा त्वचा में तिल व चित्तों के लिए जिम्मेदार है? फटाफट कमेंट करके बता दो। फटाफट कमेंट करके बता दो। त्वचा में तिल व चित्तों के लिए कौन जिम्मेदार है? अरे भाई एमएसएच हार्मोन जिम्मेदार है। तो 22वें का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब अपन बातचीत देखो, एक क्वेश्चन और है। पीयूष ग्रंथि का एमएसएच हार्मोन पीनियल ग्रंथि के किस हार्मोन के विपरीत कार्य करता है? अब मुझे बता दो इसका राइट आंसर तुम कमेंट करके। मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। फटाफट कमेंट करके बता दो। अरे भाई पीयूष ग्रंथि का एमएसएच हार्मोन किस ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि के। तो पीनियल ग्रंथि के किसके विपरीत काम करता है? मेलेटोनिन हार्मोन। क्यों? क्योंकि एमएसएच हार्मोन रंग कणिकाओं को क्या करता है? फैलाता है, ठीक है ना। रंग कणिकाओं को फैलाता है, और मेलाटोनिन हार्मोन उन रंग कणिकाओं को क्या करता है? केंद्रित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां पर दो छोटे छोटे हार्मोन हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो है थायराइड उत्तेजक हार्मोन जिसको टीएसएच बोला जाता है, और एक है एसीटीएच एडिनो कार्टिकोट्राफिक हार्मोन। इसमें मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं। एक का मतलब है एडिनो, यहां पर सी का मतलब है कार्डिको, टी का मतलब है ट्रोफिक, क्या मतलब है? ट्रोफिक, और एच का मतलब है हार्मोन।
ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये जो ACTH हार्मोन है ना, ये एड्रिनल ग्रंथि के स्रावण को बढ़ाता है, ठीक है ना। और ये थायराइड पर उत्तेजक हार्मोन है ना, ये थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, अभी कर लेते हैं एक बार। थायराइड उत्तेजक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, फटाफट कमेंट करके बताओ। देखिए तुम मुझे, एड्रिनल ग्रंथि को उद्दीपित करना, अग्नाशय को उद्दीपित नहीं, थायराइड ग्रंथि को उद्दीपित करना। आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि थायराइड का संबंधित तो है इससे। अगला क्वेश्चन देखो, पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि पर नियंत्रण करता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है सर LDC में। एड्रिनल ग्रंथि वाला क्या नाम है? ACTH। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25वें का A। अब एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन पर अपन चर्चा कर लेते हैं, फिर अपनी सेशन खत्म कर देंगे। वेसोप्रेसिन या एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है सर, ये आजकल काफी चर्चा में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसके बारे में मैं तुम्हें पूरी जड़ से समझा देता हूं, ध्यान देना इधर। एक तो देखो, एक तो वेसोप्रेसिन हार्मोन का सबसे पहले अपन जान लेते हैं कार्य की, कार्य क्या करता है। इसका पहला कार्य तो क्या है? यह शरीर में जल का सांद्रण करता है। यह शरीर में जल का क्या करता है? सांद्रण करता है। तो शरीर में जल का सांद्रण पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन करता है? वेसोप्रेसिन हार्मोन करता है। दूसरा, तुम्हारा एग्जामिनर ऐसे लिखता है कि पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन मूत्र का सांद्रण करता है? मूत्र का क्या करता है? सॉरी, जल का सांद्रण नहीं करता, ये जल का वास्तव में क्या करता है? संरक्षण करता है। और मूत्र का क्या करता है? सांद्रण करता है। ये दूसरा कार्य हो गया। और इसका तीसरा कार्य क्या है? जो गुर्दे आते हैं ना सर, गुर्दे, ठीक है ना, या किडनी आती है, तो गुर्दों में सोडियम प्लस जल, इन दोनों को ध्यान रखना, गुर्दों में सोडियम प्लस जल का पुनः अवशोषण करता है। सोडियम प्लस जल का क्या करता है? पुनः अवशोषण करता है। तीनों कार्य किससे संबंधित है? वेसोप्रेसिन हार्मोन से संबंधित है। अब जब इसकी कमी आ जाती है ना, तो इसकी कमी से एक रोग होता है। इसकी कमी से एक रोग कैसे होता है? ध्यान देना। इसका कार्य क्या है? शरीर में जल का संरक्षण करना। जब शरीर में जल का संरक्षण नहीं होगा तो जल मूत्र के माध्यम से ज्यादा आएगा, और मूत्र के माध्यम से ज्यादा आना ही कहलाता है उद्दक में है रोग। क्या कहलाता है? उद्दक में है रोग। ध्यान रखना, मैंने मधुमेह नहीं लिखा है। और इसी उद्दक में है रोग को बोला जाता है DI, जिसमें D का मतलब होता है डायबिटीज। क्या मतलब होता है? डायबिटीज। और जिसमें I का मतलब होता है इंसिपिडस। ये तुम शब्दों को ध्यान रखना, डायबिटीज इंसिपिडस अलग होता है, मधुमेह अलग होता है। यहां पर मैंने उद्दकमेह को क्या बोला जाता है? DI या डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये छोटी सी बातें थी वेसोप्रेसिन या एंटीड्यूरेटिक हार्मोन से संबंधित। नॉर्मल यूरिन आउटपुट अपना होता है 1 से 2 लीटर, लेकिन 1 से 1.5 लीटर या 1.5 से 2 लीटर अपन कह सकते हैं। लेकिन DI में सर ध्यान रखना लगभग 10 से 15 लीटर हो जाता है। पहला क्वेश्चन देखो इसका, निम्न में से कौन सा एक कार्य वेसोप्रेसिन या एंटीड्यूरेटिक हार्मोन का नहीं है? माफ कीजिएगा, यहां पर न्यूरेटिक नहीं है, ये एंटीड्यूरेटिक है। फटाफट कमेंट करके बता दो। शाबाश, कभी कभी बच्चों ने सही दिया है। जल का संरक्षण करता है, सही है। रक्तदाब को भी ध्यान रखना, ये बढ़ाता है, रक्तदाब को भी बढ़ाता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन रक्तदाब से संबंधित है, तो भी ध्यान रखना वेसोप्रेसिन हार्मोन ही आएगा, ठीक है ना। कैसे बढ़ाता है? यह वाहिनियों को थोड़ा सा संकुचित कर देता है। जल व सोडियम का पुनः अवशोषण, सही है। हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है, ये इसका कार्य नहीं है सर। हृदय धड़कन को नियंत्रित करने के लिए तो 2 ही जिम्मेदार हैं। एक तो मैं तुम्हें बताऊंगा थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन, और एक कौन सा हार्मोन है? एड्रेनलिन हार्मोन। और ये दोनों ही हार्मोन का संबंध हृदय धड़कन से क्यों है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फटाफट कमेंट करके बता दो, मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन है। ADH हार्मोन के अल्पस्रावन से व्यक्ति मूत्र की अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है। भाई बिल्कुल सही है। अल्प श्रावण से जल का संरक्षण नहीं होता और अधिक मात्रा का उत्सर्जन होता है, सही है ये तो। इसमें मूत्र का अधिक उत्सर्जन होना मधुमेह कहलाता है, ये गलत है सर। इसके अधिक उत्सर्जन होना कोई मधुमेह नहीं कहलाता, उद्दकमेह कहलाता है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। कथन ए सही है, 2 गलत है। इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो। अब अपन बातचीत करते हैं एक अलग हार्मोन के बारे में जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यहां पर ऑक्सीटोसिन से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं तुम्हें वो कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर कराते देता हूं। एक चीज का तो ये ध्यान रखना, इसी ऑक्सीटोसिन को कहते हैं पिटोसिन हार्मोन। क्या कहते हैं? पिटोसिन हार्मोन। और इसके और भी इसके कई नाम हैं। इसका पहला नाम तो है, इसे बोला जाता है लव हार्मोन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि प्यार का हार्मोन किसे कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मां और बच्चे में, क्यों कहते हैं सर? क्योंकि यह मां और बच्चे में किन जुड़ावों के लिए जिम्मेदार है? भावनात्मक जुड़ावों के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सर इसका दूसरा कार्य इंपॉर्टेंट है, इसे बोला जाता है दूध निष्कासन का हार्मोन। इसे क्या बोला जाता है? दूध निष्कासन का हार्मोन। अर्थात गाय और भैंसों में दूध के निष्कासन के लिए भी इसे दिया जाता है। और इसका तीसरा कार्य इसका इंपॉर्टेंट है, वही मैं तुम्हें बता दूंगा। यह बच्चे के जन्म के समय जो गर्भाशय की दीवार आती है ना, गर्भाशय की दीवार, किनकी दीवार आती है? गर्भाशय की दीवार। तो गर्भाशय की दीवारों में ध्यान रखना, या गर्भाशय में एक पेशियां पाई जाती हैं जिन्हें बोला जाता है अनैच्छिक की पेशियां। ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्भाशय में कौन सी पेशियां उपलब्ध होती है? अनैच्छिक पेशियां। बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय की दीवारों की अनैच्छिक पेशियों में यह किसको प्रेरित करता है? संकुचन को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? संकुचन को प्रेरित करता है, ताकि संकुचन को प्रेरित करता है ताकि जो है ना बच्चे के जन्म के समय कौन सी पीड़ा उत्पन्न हो? प्रसव पीड़ा। इसीलिए इसे मेरे दोस्तों प्रसव पीड़ा का हार्मोन भी कहते हैं, और या इसे बोला जाता है बर्थ हार्मोन। तो बर्थ हार्मोन, प्रसव पीड़ा का हार्मोन, बर्थ हार्मोन, प्रसव पीड़ा का हार्मोन, दूध निष्कासन का हार्मोन, लव हार्मोन, पिटोसिन, ये सारे एक ही नाम है। तो शुरू करते हैं अपन पहले क्वेश्चन के साथ। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, फटाफट कमेंट करके बता दो, मात्र 2-3 क्वेश्चन और हैं। शाबाश। प्यार का हार्मोन भी है, गर्भपात का हार्मोन भी है, ये भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्न में से कौन सा एक कार्य ऑक्सीटोसिन हार्मोन का नहीं है? अब देखिए बताओ, देखिए कमेंट करके। दूध का निष्कासन सर सही है। प्रसव के समय प्रसव पीड़ा करता है, सही है। अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, नहीं सर। अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला तो कौन सा हार्मोन अपन छोड़कर आए हैं? एलएच हार्मोन। और गर्भाशय की दीवार की अनिश्चित पेशियों को संकुचित करता है, यह भी इसका कार्य है। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा हार्मोन प्यार का हार्मोन कहते हैं? ये तो तुम्हारे वैसे ही याद हो जाएगा सर, प्यार का नाम लेते तो वैसे ही अपनी सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। तो लव हार्मोन या प्यार का हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहते हैं। तो आज अपन ने टोटल कितनी लिए हैं? 30 क्वेश्चन लिए हैं। अगला सेशन होगा थायराइड ग्रंथि को लेकर और पैराथायराइड ग्रंथि को लेकर। जब तक के लिए देखते रहिए।